यार वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देव क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज हम इस वीडियो में सीटेट के लिए जो ईवीएस का पार्ट है उसको पढ़ेंगे। सामान्य तौर पर एनवायरनमेंट स्टडीज़ जो होती है, इसके क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी की बुक के क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ का जो सीटेट का पेपर होता है, वो पेपर जो होता है उसमें एनसीईआरटी क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ, क्लास फिफ्थ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो बुक से आते हैं वो आज हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज इन क्वेश्चन आंसर को पढ़ना। और देखिए, हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, तो आप ध्यान से देखेंगे और स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये पहली स्लाइड आपके सामने ये रही, तो आप ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से पढ़ते जाएंगे। देखिए, टैपियोका, जिसको कप्पा भी कहते हैं, ये केरल में खाया जाने वाला एक भोजन है। यह ज़मीन के नीचे उगाया जाता है। ये जो टैपियोका है, ये ज़मीन के नीचे उगाया जाता है और इसका एक भोजन बनाया जाता है जो कि केरल में बनाया जाता है। नारियल डाली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका खाया जाता है। मतलब नारियल जो होता है उसको डालकर, उसको उबाल कर इसे टैपियोका को खाया जाता है। इसी के साथ साथ हम देखेंगे कि कश्मीर में क्या होता है कि कश्मीर में सरसों के तेल में बनी हुई मछली प्रसिद्ध है भोजन के लिए। गोवा में नारियल के तेल में बनी हुई समुद्र की मछली खाया जाता है, ये भी यहाँ पे फेमस है। हांगकांग, यहाँ पर सांप से बना हुआ खाना लिंगहू फैन खाया जाता है। तो ध्यान रहे, ये सब भोजन पूछ ले जाते हैं कि कश्मीर सीधा पूछा जाए कि सरसों के तेल में बनी हुई मछली कहाँ प्रसिद्ध है, नारियल के तेल में समुद्र की मछली कहाँ पर प्रसिद्ध है भोजन में। और यह तो बार बार पूछ ही लिया जाता है कि सांप से बना हुआ खाना लिंगू फैन किस जगह पर प्रसिद्ध है। तो ध्यान रहेंगे, ये अलग अलग आपको बता दिया गया है। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आपकी ये रही, पक्षियों की विशेषताएं। तो देखिए, पक्षियों की विशेषताएं अलग अलग होती हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इनको ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे। देखिए, पहला पॉइंट लिखा हुआ है, मैंने पक्षियों की विशेषताओं में पहला पॉइंट लिखा हुआ है, मैना झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। पक्षियों के पंख अलग अलग रंगों का डिजाइन के होते हैं। पक्षियों के पंख अलग अलग रंगों का नहीं होगा, यहाँ पे होगा के डिजाइन के होते हैं। उनके पंख उड़ने में मदद करते हैं और उन पक्षियों के शरीर को गर्म भी रखते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि पक्षियों के जो पंख हैं वो अलग अलग रंग के डिजाइन के भी होते हैं, रंग के भी होते हैं और अलग अलग डिजाइन के भी होते हैं। उनके पंख जो है वो उनको उड़ने में मदद करते हैं और उन पक्षियों के शरीर को गर्म भी रखते हैं। समय समय पर पक्षियों के पुराने पंख झड़ जाते हैं और नए पंख आ जाते हैं। पक्षियों के सिर पर आंखें होती हैं और कान पंखों से ढके होते हैं। जानवरों की त्वचा पर डिजाइन बालों के कारण होते हैं। तो जानवर देखा होगा आपने, जैसे शेर है, उसकी चीता है, उनकी आप डिजाइन देखोगे उनके उस पर क्या कहते हैं शरीर पर, तो देखोगे कि वो डिजाइन है, लेकिन वो डिजाइन बालों के कारण होते हैं। जानवरों की त्वचा पर डिजाइन बालों के कारण होते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। वे जानवर जिनके शरीर पर बाल होते हैं और कान बाहर दिखाई देते हैं, वे बच्चे को जन्म देते हैं, अर्थात उन्हें हम स्तनधारी वर्ग में भी गिनते हैं। वे जानवर जिनके शरीर पर कान नहीं वे जानवर जिनके शरीर पर कान बाहर नहीं दिखाई नहीं वे जानवर जिनके शरीर पर कान बाहर नहीं दिखते, वे अंडे देते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड आगे पढ़ते हैं। आगे आपके स्लाइड ये रही, ब्रेल लिपि। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये ब्रेल लिपि का, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ब्रेल लिपि का बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसको ज़रा आप ध्यान से सुनेंगे। ब्रेल लिपि वाला कि इस ब्रेल लिपि है क्या। इस तरह की लिपि में मोटे कागज़ों पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। उभरे होने के कारण इन्हें छूकर पढ़ा जा सकता है। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। इसे फ्रांस देश के रहने वाले लुई ब्रेल द्वारा बनाया गया, और ये लुई ब्रेल जो थे ये स्वयं भी ब्लाइंड थे। ब्रेल लिपि
अब कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जा सकती है। तो देखिए यहाँ पे ब्रेल लिपि लुई ब्रेल को दिखाया गया है और यहाँ पे ये ABCD है और किस तरीके से ABCD लिखी जाती हैं इस 6 बिंदुओं के माध्यम से उन सबको दिखाया गया है। क्योंकि कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं। तो ब्रेल लिपि में 6 बिंदु होते हैं जिसके माध्यम से हम किसी भी अक्षर को उभारते हैं ताकि एक ब्लाइंड व्यक्ति उसको पढ़ सके। आप इस चीज़ को आप देखेंगे कि किसी भी टिकट या मैट वो जाते हैं हम ट्रेन में, तो ट्रेन के पीछे सीट नंबर जो डला होता है उस पर भी सीट नंबर पे भी ब्रेल लिपि में उसका नंबर लिखा होता है। तो ठीक इसी तरीके से आजकल तो ये कंप्यूटर के द्वारा भी पढ़ी जा रही है ताकि ब्लाइंड लोग इसका प्रयोग कर सकें। चलिए नेक्स्ट स्लाइड को चेक करते हैं। अगली स्लाइड में क्या है? अगली स्लाइड में घरों की विशेषताएं। असम, ध्यान रहे असम में घर पूछा है, मतलब यहाँ जो हम घर बताएंगे वो घरों की विशेषता असम के होगी, असम राज्य के जो घर हैं उनके बारे में होगी, क्योंकि असम राज्य के बारे में ही तीसरी की NCERT की बुक में दे रखा है। तो असम के जो घर हैं वो घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। यह घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं क्योंकि यहाँ बहुत अधिक बारिश होती है। चलिए नेक्स्ट, मनाली, यहाँ के भी घर देखते हैं। तो ये भी मनाली के घरों की विशेषता बता रहे हैं कि यहाँ मनाली में कैसे घर होते हैं इसके बारे में बता रहे हैं कि यहाँ बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। यहाँ मकान पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं, मतलब यहाँ जो मकान है मनाली में वो पत्थर के भी बने होते हैं और लकड़ी के भी बने होते हैं। और राजस्थान में मकान कैसे हैं? यहाँ बारिश बहुत कम होती है और बहुत गर्मी पड़ती है। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं तथा लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। इन दीवारों को मिट्टी से लिपट कर सुंदर बनाया जाता है तथा छतें कंटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछा है कि ये पॉइंट्स लिखे होते हैं कि बहुत कम बारिश होती है और बहुत गर्मी पड़ती है, दीवारें मोटी होती हैं और घरों की दीवारों को मिट्टी से लपेट कर रखा जाता है, कंटीली झाड़ियाँ होती हैं यहाँ पे। तो बताइए किस क्षेत्र के घरों की बात हो रही है? तो ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ, तो ये इसका उत्तर राजस्थान हो जाएगा, तो इसलिए ये यहाँ पे बताया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थात नेक्स्ट स्लाइड जो आपके सामने है वो ये रही, चौथी की स्लाइड अब शुरू हो गई है। अब तक हमने जो तीसरी क्लास है जो इम्पोर्टेंट NCERT के EVS के क्वेश्चन आंसर थे वो पढ़े थे। अब हम क्लास 4th की NCERT जो कि EVS नोट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अब उन्हें पढ़ेंगे। चलिए ये रहा आपके सामने पहली स्लाइड। असम में बांस से बना पुल पाया जाता है। असम में बांस से बना पुल पाया जाता है। लद्दाख में स्कूल जाने के लिए रोज़ नदी पार करनी होती है। यहाँ पर ट्रॉली ब्रैकेट में लिख रखा है, लकड़ी से बना झूला पुली की मदद से बच्चे नदी के उस पार पहुँचते हैं स्कूल जाने के लिए। केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए बल्लम ब्रैकेट में जो लिख रखा है लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है, इसमें बैठकर स्कूल तक पहुंचते हैं। तो केरल में पूछ लिया जाता है कि बल्लम जो कि एक लकड़ी की छोटी नाव होती है में बैठकर बच्चे स्कूल जाते हैं। बताइए किस क्षेत्र में ऐसा होता है? तो ये केरल में होता है। राजस्थान में ऊंट गाड़ी का उपयोग किया जाता है। मैदानी इलाकों में अधिकतर बैलगाड़ी में बैठकर बच्चे स्कूल पहुँचते हैं। उत्तर की पहाड़ियों में विद्यार्थी बर्फ पर चलकर स्कूल पहुंचते हैं। नेक्स्ट आपके सामने स्लाइड ये रही। अब ये जो हम पढ़ रहे हैं ये हाथियों के बारे में पढ़ेंगे और ये क्वेश्चन भी कई बार NCERT में पूछ लिया गया है। हाथी के झुंड से संबंधित या हाथियों के बारे में, तो ध्यान से सुनेंगे इस चीज़ को कि आखिर ये हाथियों वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। इसको आप पढ़ लेंगे तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है, ये एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत भाता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है।
इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के कान भी पंख की तरह होते हैं। हाथी के कान भी पंख की तरह होते हैं, अर्थात बहुत बड़े बड़े होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। ये ध्यान को रखिएगा, इस चीज़ को बहुत ये इंपॉर्टेंट पूछ लिया था। इस लाइन को बहुत बार रखा जाता है एनसीईआरटी के ईवीएस के क्वेश्चन आंसरों में कि हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ ही और बच्चे ही रहते हैं, इसको पूछा जाता है। तो वहाँ पे समझ कर उसको करना पड़ता है। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड के नेता होती है, अर्थात झुंड की जो सबसे बुजुर्ग हथनी होगी वो झुंड की नेता कहलाती है। एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। और ये भी ध्यान रहे कि झुंड में सिर्फ हथनियाँ और छोटे बच्चे होते हैं। ये कई बार पूछ लिया है कि झुंड में कौन कौन होते हैं, तो एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे ही होते हैं। हाथी 14 से 15 साल तक की एक झुंड में रहते हैं, फिर झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। हाथी 14 से 15 साल तक तक ही एक झुंड में रहते हैं, फिर झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। तो ये थी हाथियों की विशेषता, और जो कि ये क्वेश्चन कई बार इन्हीं पॉइंट से कई बार पूछ लिया गया है, इसलिए इसको ध्यान से एक बार और पढ़ लीजिएगा यदि अभी हल्का समझ में आए, जैसा भी समझ में, लेकिन एक बार फिर और भी पढ़ लीजिएगा इसे। नेक्स्ट ये रहा खेजड़ी। ये भी कई बार पूछा गया है। तो देखिए आप ये जो पेड़ देख रहे हैं खेजड़ी का है। चलिए पढ़ते हैं इसको। खेजड़ी, यह पेड़ रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। इसकी छाल दवा बनाने के काम आती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता। इस पेड़ की फलियों की सब्जी बनाई जाती है। इस पेड़ की फलियों की सब्जी बनाई जाती है। इसकी पत्तियां वहाँ पर रहने वाले जानवर खाते हैं और इसकी छाया में बहुत से बच्चे भी खेलते हैं। तो ये कुछ कई बार पूछ लिया जाता है कि खेजड़ी नामक जो पेड़ है ये कहाँ पे पाया जाता है। तो खेजड़ी नामक पेड़ जो है ये रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है और इसको पानी की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती। इसकी छाल जो है वो दवा बनाने काम आती है। इसकी फलियां जो हैं वो सब्जी बनाने काम आती हैं और इनकी पत्तियों को जानवर खा जाते हैं। इनकी पत्तियों को जानवर खा जाते हैं और बहुत सारे बच्चे इनकी छांव के नीचे खेलते हैं। चलिए नेक्स्ट आपके सामने अगली स्लाइड ये रही, अनीता की मधुमक्खियाँ। तो देखिए अब ये क्वेश्चन भी यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मधुमक्खियाँ किस समय अंडे ज़्यादा देती हैं। तो ये अक्टूबर से दिसंबर के महीने में अंडे बहुत देती हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इसको, तो आपको भी समझ में आ जाएगा। अनीता की मधुमक्खियाँ। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, इसीलिए लोग मधुमक्खियों को पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। ध्यान रहे, लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं, इसीलिए लोग मधुमक्खियों को पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। इसको नोट करेंगे आप सब। कौन सा समय? अक्टूबर से दिसंबर का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय यही होता है। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। ये दिन भर काम करती है, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती है। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है, जिससे उसे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ है। तो यहाँ पे ये कोरस नहीं होगा, मक्खी का रस होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होती हैं। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं, वे छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते। चलिए नेक्स्ट। अब ये थोड़ा अलग है, इसको ज़रा ध्यान से सुनेंगे। चलिए ध्यान से सुनिए। गांधीधाम अहमदाबाद और वलसाड गुजरात में है। ये तीनों अलग अलग क्षेत्र हैं, शहर हैं, जगह हैं, प्लेसेस हैं, इसलिए इनको ध्यान से समझिए।
कह रहा है कि गांधीधाम अहमदाबाद और वलसाड गुजरात में है, कोझिकोड ये केरल में है। केरल के कई भागों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नदी को पार करने के लिए फेरी ब्रैकेट में लिख रखा है एक प्रकार की नाव का इस्तेमाल होता है। मडगांव गोवा राज्य में स्थित है। गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल हैं। आप देख रहे हैं कि सिर्फ इधर गोवा से जाते वक्त केरल जाने के लिए सिर्फ यहाँ केरल जाने के लिए 92 सुरंग और 2000 पुल पड़ते हैं। मलयालम में बिलियम्मा माँ की बड़ी बहन को कहते हैं, मतलब एक तरीके से बड़ी मौसी हो गई। कह रहे हैं कि मलयालम में बलियम्मा माँ की बड़ी बहन को कहते हैं और अम्मू अम्मा अपनी माँ की माँ को कहते हैं, मतलब नानी को कहेंगे। अम्मुम्मा ये नानी को कहेंगे और बलियम्मा ये एक तरीके से बड़ी मौसी को कहेंगे। चलिए अब नीचे देखते हैं, भाषा बराबर राज्य। तो देखिए मलयालम में ये जो मलयालम भाषा है ये केरल में बोली जाती है, कोंकणी गोवा में बोली जाती है, मराठी महाराष्ट्र में बोली जाती है, गुजराती गुजरात में बोली जाती है, कन्नड़ ये कर्नाटक में बोली जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये है कर्णम मल्लेश्वरी जो आप फोटो में देख रहे हैं, ये कर्णम मल्लेश्वरी हैं। इनके बारे में कई बार पेपर में आ चुका है और शंका रहती है कि हमेशा पेपर में आ ना जाए, इसलिए ये 100% है कि ये कहीं ना कहीं एक फेमस है और एक रेसलर है, वेट लिफ्टर है, तो कहीं ना कहीं आ ही जाएगा। तो इसलिए पूछने में पेपर वाले को कोई पता नहीं होता कि कहाँ से कुछ पूछ लें, और वो भी एनसीईआरटी से बोला हुआ है ईवीएस में एनसीईआरटी आएगी तो आएगी, तो इसलिए ध्यान से पढ़ लेते हैं। चलिए ये है लिखा हुआ है कर्णम मल्लेश्वरी, तो आप जिन्हें देख रहे हैं ये कर्णम मल्लेश्वरी हैं। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं, यह आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इनके पिता पुलिस में हवलदार हैं। जब ये 12 साल की थी तभी से वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। ये कई बार पूछ लिया जाता है कि वो कितने साल से वजन उठाने का अभ्यास कर रही थी, 12, 13, 14, 15 ऐसे ऑप्शन दिए होते हैं, तो उसमें 12 साल राइट उत्तर होगा। अब ये एक बार में 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं, मतलब अब ये जो वेटिंग कर लेती हैं, अब ये वेट को लिफ्ट कर लेते हैं, कम से कम जो यहाँ लिखा हुआ है इन्होंने 130 किलोग्राम तक ये वे अब उठा लेती हैं। कर्णम मल्लेश्वरी ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते। इनकी 4 बहनें भी रोज़ वजन उठाने का अभ्यास करती हैं। इनकी 4 बहनें और हैं जो कि रोज़ वजन उठाने का अभ्यास करती हैं, अर्थात इस हिसाब से तो पता चलता है कि इनकी बहनें भी वेट लिफ्टर बनने को उत्सुक है। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन ए मेडल एट द ओलंपिक, और ये ओलंपिक्स में पहली महिला थी जो कि मेडल इन्होंने प्राप्त किया था, और ये भारतीय महिला थी। तो ये ध्यान रखें कहाँ की थी ये। पहली बात तो किससे संबंधित थी, तो एक वेट लिफ्टर थी। कहाँ की थी, आंध्र प्रदेश की थी। कब से वेट उठाने का काम कर रही हैं, 12 साल की उम्र से। अब वो कितना वेट उठा लेती हैं, 130 किलोग्राम तक वेट उठा लेती हैं, और 29 मेडल उन्होंने भारत से बाहर प्राप्त किए हैं, और ये फर्स्ट इंडियन वुमेन हैं जिन्होंने ओलंपिक्स में मेडल जीता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, मतलब स्लाइड है अगली, ये रहा। चलिए मधुबनी चित्रकला बहुत फेमस, देख रहे हैं आप कितनी बढ़िया ड्राइंग बन रही है। ये ड्राइंग नहीं है, इसको कहते हैं कला, ये आर्ट है। और ये कहाँ की आर्ट है, ये बिहार के मधुबनी ज़िले की कला है। मधुबनी ज़िला जो कि उत्तरी बिहार में पड़ता है, बहुत फेमस कला है। चलिए शुरुआत करते हैं। मधुबनी चित्रकला, यह चित्रकला बहुत पुरानी है। यह चित्रकला बिहार के मधुबनी ज़िले के नाम पर जानी जाती है।
त्योहारों और खुशी के मौके पर वहाँ घर की दीवारों और आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। यह रंग खास प्रकार के होते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ और अन्य जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। सबसे बड़ी बात कि अब ये जो मधुबनी कला है ये अब कपड़ों पे भी बनाई जाने लगी है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और ये कहाँ की है? ये बिहार ज़िले के एक मधुबनी ज़िला है, सॉरी ये ये जो बिहार राज्य है, ये अपना बिहार राज्य जो है उसका एक डिस्ट्रिक्ट है मधुबनी ज़िला। उस मधुबनी ज़िले के अंदर ये फेमस ड्राइंग है और वहाँ के बहुत सारे लोगों का रोज़गार जो है इसी पर डिपेंड करता है, मधुबनी कला पर, क्योंकि इस कला को आजकल रुमाल, टेबल के जो कपड़े होते हैं उस पर, पर्दों पर, इसके अलावा बेडशीट पर भी इसको आजकल बनाया जाता है। तो अब ये ड्राइंग अर्थात ये चित्रकला बहुत फेमस हो चुकी है रोजगार के या आमदनी को देखते हुए भी। तो वर्तमान में देखा जाए तो ये मधुबनी चित्रकला जो है ये बहुत फेमस हो चुकी है। आजकल ये घरों के अलावा एक तरीके से व्यवसाय के रूप में भी प्रयोग में लाई जाती है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड, ये उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। आप ये देख रहे हैं कचनार का फूल है। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। तो ये फूल जो है इनकी सब्जियां बनाई जाती हैं। और स्लाइड कहाँ गई? चलिए अगली स्लाइड ले लेते हैं। कुछ विशेष पक्षी और उनकी विशेषताएं, ध्यान से सुनेंगे कि कुछ विशेष पक्षी और उनकी विशेषताएं क्या है। तो देखिए कोयल, कह रहा कि कोयल बहुत मीठा गाती है। वह अपना घोंसला नहीं बनाती, वह कोई के घोंसले में अंडे देती है, मतलब वो किसी और के घोंसले में अंडे देती है। ये गोवा नहीं है, कौवा है। कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडे को भी सहता है। सहता मतलब उनकी देख रेख करता है। क्या करता है? देख रेख। कौवा ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। ये कौवा नहीं है, कौवा है। कौवा जो है वो ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। फाख्ता, यह कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाता है। कैक्टस, फाख्ता जो है यह कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाता है। गोरैया आमतौर पर घर में या आसपास दिखाई देती है। वह कहीं भी घोंसला बना लेती है, अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, घर की दीवार के आले में, मतलब घर की दीवार का जो कोना होता है उसमें भी, या घर की दीवार के कहीं भी किसी भी प्लेस में वो अपना ज़्यादातर तो कोने में ही बनाती है। तो घर की दीवार के कोने में भी ये घोंसला बना लेती है। तो इस प्रकार ध्यान रहे कि कोयल जो है वो अपना घोंसला नहीं बनाती है। कौवा ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। फाख्ता ये कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाता है। और गोरैया ये कहीं भी घोंसला बना लेती है, जैसे कि अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, घर की दीवार में। या अलमारी के कोने पे। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। बाकी जितनी भी स्लाइड्स इसमें बची हैं वो हम आगे देखेंगे। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन आंसर थे। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।